जो व्याख्यान हमने पिछले दिनों में दिया था उसमें हमने इस बात को समझने की कोशिश की थी कि राजनीति विज्ञान में राजनीति और विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है, और आज हम उसी क्रम को जारी रखेंगे। मैंने आपको कहा था कि आपके सब्जेक्ट का जो सही नामकरण है या नोमेनक्लेचर है वो राजनीति विज्ञान है, ना कि राजनीतिक दर्शन, ना नागरिक शास्त्र, ना राजनीति शास्त्र। आधुनिक युग में जिस शब्द को हम प्रयोग में लाते हैं विषय के रूप में, वह राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस के नाम से ही जाना जाता है। दूसरा, ये राजनीति जो विज्ञान शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है राजनीति, दूसरा शब्द है विज्ञान। मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले हम इस शब्द को समझने का प्रयास करेंगे कि राजनीति क्या है। मैंने आपको पिछले व्याख्यान में समझाया था कि राजनीति सबसे पहले एक क्रिया है जो मनुष्यों द्वारा संपादित की जाती है, या एक मानवीय गतिविधि है जो मनुष्य द्वारा की जाती है, और ये क्रिया या गतिविधि समाज में रहकर ही संपन्न की जा सकती है। समाज से अलग राजनीति का कोई भी अस्तित्व नहीं है। अकेला व्यक्ति किसी निर्जन टापू पर अगर ये सोचे कि वो राजनीति कर सकता है तो ये उसकी भूल है। अकेला आदमी कभी भी राजनीति नहीं कर सकता। राजनीति समाज में रहकर ही संभव है। और तीसरा जो बात है कि वह राजनीति सर्वव्यापी है, यूनिवर्सल है। सामान्यतः हम ये मानते हैं कि राजनीति सिर्फ राजनेता करते हैं, यह राजनीति कुछ विशेष व्यावसायिक पेशेवर राजनेताओं का ही विषय है। परंतु हमें ये बात समझना चाहिए कि राजनीति समाज के हर क्षेत्र में मौजूद है, और इस रूप में राजनीति का जो स्वरूप है वह सर्वव्यापी है। समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर संस्था में राजनीति विद्यमान रहती है। तो इस रूप में, जबकि आधुनिक नारीवादी तो यहाँ तक कहते हैं कि परिवार में भी राजनीति का तत्व विद्यमान रहता है। तो राजनीति मनुष्यों की एक गतिविधि है, क्रिया है, समाज में रहकर ही संपन्न की जाती है। और तीसरी बात है कि राजनीति एक सर्वव्यापी गतिविधि है। समाज के सभी क्षेत्रों में, सभी वर्गों में, सभी संस्थाओं में राजनीति किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है। अब सवाल ये उठता है, जो अरस्तु ने बात कही कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। अब सवाल ये है कि क्यों अरस्तु ये बात कह रहे हैं कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। इसका कारण ये है, अगर इसके कारणों का अध्ययन करना चाहेंगे तो हमें ये बात समझ में आएगी कि समाज में अकेला व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, उसके कुछ हित हैं। वह व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि उन हितों की पूर्ति वह अकेले रूप में नहीं कर सकता। इसलिए वह किसी न किसी समूह से जुड़ता है, और उस सारे समूह में का जो हित है, उस पूरे समूह का जो हित है वह एक जैसा बन जाता है। और इसी तरह समाज में दूसरे व्यक्ति भी होते हैं जो अपने अपने हितों के कारण किसी न किसी दूसरे समूह के सदस्य बनते हैं। अब ऐसी स्थिति में समूहों के परस्पर जो हित होते हैं एक दूसरे के विरुद्ध हो सकते हैं, और ऐसी स्थिति में जब समूहों के मध्य जब संघर्ष उत्पन्न होता है तो राजनीति का काम इसी समूहों के मध्य जो संघर्ष है उस संघर्ष का समाधान करना है। तो राजनीति के ये जो मैंने परिभाषा आपको दी थी वह ये थी कि राजनीति किसी समाज विशेष के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया है। यानी कौन कैसे और कब प्राप्त क्या पाएगा, ये बात राजनीति द्वारा ही निर्धारित की जाती है। तो इस रूप में राजनीति समाज का एक अनिवार्य अंग बन जाती है, क्योंकि बिना राजनीति के निर्देश मार्गदर्शन के बगैर कोई भी समाज सर्वाइव या कोई भी समाज सुरक्षित या संरक्षित नहीं रह सकता। तो
तो राजनीति किसी भी समाज की एक अनिवार्य विशेषता बन के सामने आती है। कोई भी समाज बिना राजनीति के ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता, क्योंकि जो समाज से संबंधित जो निर्णय हैं उन्हें लेने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म या कोई ना कोई प्रक्रिया निर्धारित करते रहने होगी। तो मैंने आपको कहा था राजनीति किसी समाज विषय, अगर राजनीति की परिभाषा दी जाए तो राजनीति किसी समाज विशेष के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया है। और ये निर्णय कौन लेता है, कैसे इन निर्णयों तक पहुंचा जाता है, और इन निर्णयों को कौन कौन से दूसरे तत्व प्रभावित करते हैं, ये सारा विषय राजनीति के अंतर्गत ही आता है। तो राजनीति का संबंध समाज विशेष के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया के रूप में माना जा सकता है। अब दूसरा शब्द आता है विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं? हम आर्ट्स के विद्यार्थी जिस रूप में हम विज्ञान को जानते हैं, हमने 10वीं तक विज्ञान को पढ़ा है, लेकिन इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि विज्ञान का संबंध विषय वस्तु से ना होके उसकी पद्धति से होता है। व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं, और जो भी ज्ञान व्यवस्थित है और क्रमबद्ध है, जहाँ कार्य कारण की व्याख्या सही ढंग से की जा रही है, वस्तुनिष्ठ ढंग से की जा रही है, वो सारा ज्ञान विज्ञान माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि विज्ञान का संबंध सिर्फ रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान या प्राणी शास्त्र या भौतिक शास्त्र तक ही सीमित है। विज्ञान होना पद्धति से संबंधित है, ना कि विषय वस्तु से। यही वजह है कि हर ज्ञान जो क्रमबद्ध है और व्यवस्थित है, विज्ञान की परिभाषा इसी रूप में दी जाती है कि हर ज्ञान जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है वही ज्ञान विज्ञान होता है, जिसमें कार्य कारण की व्याख्या सही रूप में की गई है, वस्तुनिष्ठ ढंग से की गई है, और साथ ही साथ जो ज्ञान तथ्य और अनुसंधान पर आधारित है, यानी एक लंबे अनुसंधान के बाद ज्ञान जो मिलता है वो ज्ञान विज्ञान है, चाहे उसका क्षेत्र, उसका विषय क्षेत्र कोई भी हो। तो विज्ञान सिर्फ भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र या प्राणी शास्त्र या जीव शास्त्र या वनस्पति शास्त्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विज्ञान का क्षेत्र कई ज़्यादा व्यापक है। जिस क्षेत्र में भी हम व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान की स्थापना करना शुरू कर देते हैं, विज्ञान विज्ञान माना जाता है। अब विज्ञान होना, इसी रूप में हम विज्ञान को मोटे तौर पे 3 भागों में विभाजित करते हैं: प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और आकारिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में वो सारे विषय जो हम साइंस फैकल्टी के मानते हैं, वो सारे विषय प्राकृतिक विज्ञानों में सम्मिलित होते हैं, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र। सामाजिक विज्ञानों में सभी सामाजिक विज्ञान जैसे समाजशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, वे सामाजिक विज्ञानों में शामिल किए जाते हैं। और तीसरा है आकारिक विज्ञान, जिसमें सांख्यिकी और गणित प्रमुख है। तो आप इस चीज़ को समझ लें कि विज्ञान का संबंध विषय से ज़्यादा पद्धति से है, जिस पद्धति व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान से है। तो यही वजह है, और विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता है कि विज्ञान से हम प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऑथेंटिक जो नॉलेज मिलती है वो विज्ञान से मिलती है, क्योंकि वह अनुसंधान पर आधारित है, वह तथ्यों पर आधारित है, वह कार्य कारण के संबंधों की सही व्याख्या, वस्तुनिष्ठ व्याख्या कर रहे हैं। इसी वजह से विज्ञान से हमें प्रमाणिक ज्ञान मिलता है। और विज्ञानों का जो 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दियों तक विकास हुआ, उसकी वजह से समाज विज्ञानों पर भी ये दबाव पड़ा कि वे अपने निष्कर्षों को उतना ही प्रमाणिक बनाएं, और इसके लिए उन्हें उसी रूप में, उसी पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता है। साथ ही उसी तरह के अनुसंधान को अपनाने की आवश्यकता है जिस तरह के अनुसंधान विज्ञानों में प्रचलित थे। तो यद्यपि इसकी एक सीमा हो सकती है समाज विज्ञानों के लिए, परंतु फिर भी ये बात माना गया कि विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता ये है कि उससे हमें प्रमाणिक ज्ञान मिलता है। यही वजह है कि हमने समाज विज्ञानों के साथ भी विज्ञान शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। यही वजह है हम राजनीति की शास्त्र शब्द कहते थे, नामकरण करते थे राजनीति विज्ञान का, लेकिन धीरे धीरे हम राजनीति विज्ञान शब्द
का प्रयोग करने लगे, जिसका मतलब ये है कि हम राजनीति में भी, राजनीति विज्ञान में भी प्रमाणिक ज्ञान की खोज करेंगे। तो अगर इस रूप में मोटे तौर पर अगर हम समझाएं कि राजनीति का संबंध, राजनीति विज्ञान किसी समाज विशेष के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन है, तो ये राजनीति विज्ञान की एक सही परिभाषा मानी जा सकती है। कि राजनीति विज्ञान की अगर हम मोटे तौर पर परिभाषा दें कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या है, तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा मोटे तौर पर निकल के यही आएगी कि किसी समाज विशेष के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन ही राजनीति विज्ञान कहा जाता है। तो राजनीति, अब किसी समाज के लिए निर्णय लेना अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये निर्णय कौन ले रहा है, किस तरीके से वह निर्णय ले रहा है और किस तरीके से उन निर्णयों को दूसरे वर्ग या समूह प्रभावित कर रहा है, ये सारा विषय क्षेत्र राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। लोकतंत्र में निर्णय हमारी जनता द्वारा लिए गए प्रतिनिधि लेते हैं, वहीं राजतंत्र में राजा और उसकी मंत्रिपरिषद लेते हैं जो वंशानुगत रूप से निर्धारित पद पर आसीन होते हैं। कुलीन तंत्र में योग्यता काम करती है और अधिनायक तंत्र में शक्ति का निर्धारक ही ये निर्णय करता है कि समाज में निर्णय किस रूप में लिए जाएंगे। तो ये प्रक्रिया हर युग के साथ बदल सकती है कि किसी समाज विशेष के लिए निर्णय कौन लेगा, परंतु हम मोटे तौर पर जानते हैं कि कोई भी समूह व्यक्ति किस तरह समाज के लिए निर्णय ले रहा है, किस प्रक्रिया से वह निर्णय ले रहा है, उस निर्णय को कौन से लोग प्रभावित कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र मानी जाती हैं।